नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की बात करेंगे चैप्टर की जीन पियाजे, पावलोव, कोहलर और थांडाई के रचनात्मक और आलोचनात्मक स्वरूप के बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर से दोस्तों पिछली बार लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके वर्ग 3 एग्जाम में। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके 4 मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे, कोहलर, थांडाइक और पावलोव। इनके बारे में डिटेल के साथ जानेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिनका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी दे दिया गया है, तो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे कोचिंग सेंटर की टॉपर नोट जिनको सीडीपी बाल विकास की चाहिए, तो वो भी आप लोग व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है आपको मैसेज करना है, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए बाकी सभी आपका शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे थांडाई के सिद्धांत के बारे में। थांडाई के सिद्धांत के बारे में अगर जानें, क्योंकि इससे प्रश्न जो पूछे गए थे ये भी बताएंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, तो वीडियो के अंत तक देखिए। इस स्पीच को आपको सुनिए, देखिए, समझिए और हो सके तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते भी जाइए। थांडाई के सीखने का सिद्धांत। दोस्तों, थांडाई के सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। थांडाई के सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयास एवं त्रुटि के नाम से जाना जाता है, उद्दीपन या उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, प्रत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये है थांडाई के सीखने के सिद्धांत हैं जो अन्य नामों से जाना जाता है। इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत के महत्व को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा बालक कौन होता है? आशावादी होता है और असफलताओं में सफलता देखने वाला बनता है। जो बालक असफलताओं में सफलता देखना चाहता है वही बालक थांडाई के सिद्धांत की व्याख्या हो रही है। यानी इस सिद्धांत द्वारा बालक पहले क्या है, की गई गलतियों से होने वाले अनुभवों से लाभ उठाता है, फिर उसके व्यवहार में सुधार लाता है। कैसे आएगा, पूरी चीज़ें बात करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत का सफल प्रयोग किया जाता है और इस सिद्धांत करके सीखने पर अधिक बल देता है। और इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को सिखाते समय उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ यहीं से इसी प्रकार से जो है प्रश्न बनते हैं कि किस सिद्धांत के द्वारा जो है बालकों को सिखाते समय उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो वह आपके थांडाई का सिद्धांत हो जाता है। थांडाई ने किस पर प्रयोग किया? तो भूखी बिल्ली जो एक पिंजरे में बंद थी, बाहर भोजन रखा गया था। ये पूरी प्रक्रिया जानिए। भूखी बिल्ली जो है पिंजरे में बंद थी और बाहर सामने जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पिंजरे में बंद थी और बाहर भोजन एक कटोरी में रखा हुआ था। बिल्ली भूखी होने के कारण पिंजरे से बाहर निकलने के लिए क्रियाशील हो जाती है, यानी बार बार झटपटाती है, लेकिन क्या है वह पिंजरे के अंदर थी। अनेक अनुक्रियाएँ करने लगती है और अनेक अनुक्रियाएं करते समय संयोगवश ऐसा होता है कि बिल्ली का जो पैर है, एक जो लीवर दिख रहा होगा, इस लीवर पर अचानक पंजा उस पर पड़ता है। तो पिंजरा का गेट क्या है, लीवर पर पड़ने के बाद क्या है, पिंजरा का जो गेट होगा वह खुल जाता है। जैसे आप गेट देखेंगे, जैसे ये लीवर दिया गया है, इस लीवर में जैसे करेगा तो ये गेट जो आपका दिया गया, गेट क्या है, ओपन हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो क्या, जब गेट ओपन यानी दरवाज़ा खुल जाता है तो बिल्ली को यह जो कटोरी में रखा हुआ, प्लेट में रखा हुआ, थाली में रखा हुआ भोजन वह प्राप्त हो जाता है। कटोरी एक लोग हमारी बघेलखंड की भाषा है, मध्य प्रदेश की भाषा ऐसा बोलते हैं, और आप सभी लोग घर की भाषा ऐसा बोलते होंगे, कटोरी, गिलास, चम्मच, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही बोल जाता है। और ऐसा ही जब दोबारा समान परिस्थिति में बिल्ली को वापस भेजा जाता है तो बिल्ली अनेक क्रियाएं में कमी करते हुए जल्दी ही उस लीवर को हाथ मारती है और दरवाज़ा खुल जाता है। मतलब बार बार उसी परिस्थिति में जाने के कारण बिल्ली सही अनुक्रिया को कम समय में पकड़कर बाहर आ जाती है और शीघ्र ही सही अनुक्रिया को सीखकर बिल्ली एक ही बार में दरवाज़ा खोलकर बाहर आना सीख लेती है। अर्थात हमने क्या चीज़ें बताई कि समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत का सफल प्रयोग किया गया और इस सिद्धांत के अनुसार छात्र जो है मनोवृत्ति का अधिगम से गहरा संबंध होता है। मनोवृत्ति का अधिगम से गहरा संबंध किस सिद्धांत के अनुसार होता है? थांडाई के सिद्धांत के अनुसार। और इस वजह से छात्रों को कुछ भी सीखने के पूर्व कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना नितांत आवश्यक होता है। यानी इस सिद्धांत से क्या प्रेरणा मिलती है? बहुत अधिक बल दिया जाता है इस सिद्धांत में कि बालकों को कुछ सिखाने से पूर्व उन्हें भली प्रकार अभिप्रेरित कर लेना चाहिए। मोटिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रेरणा बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इस सिद्धांत में सूझ या अंतर्दृष्टि का भी प्रयोग किया जाता है, जो विभिन्न जटिल समस्याओं को हल करने में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। और आप ये भी जानते हैं मेरे सभी ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, कि यह सिद्धांत निरंतर प्रयास पर बल देता है। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, इस बार आप जरूर सफल होंगे। और किसी भी समस्या में घबराना नहीं है, उसमें धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास करना है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ये कौन कहता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आपका आता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत के, पहले जान लेते हैं। थॉर्नडाइक दोस्तों, इनका पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक है। ये मूल निवासी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। इनका जन्म 21 अगस्त 1874 को हुआ और इनका जो मृत्यु है वह 9 अगस्त 1949 को हुई थी। और इनका जो कार्य क्षेत्र है वह टीचर्स कॉलेज और कोलंबिया विश्वविद्यालय के टीचर्स कॉलेज के रह चुके हैं। इनके प्रमुख बुक हैं एजुकेशनल फिजिकोलॉजी, द एलिमेंट्स फिजिकोलॉजी, ये साइकोलॉजी की बात करेंगे। एनिमल इंटेलिजेंस बुक, ये अक्सर पूछी जाती है, वर्ग 3 में पूछी गई है कि एनिमल इंटेलिजेंस नामक बुक किसकी है, तो थॉर्नडाइक की है। द टीचर्स वर्ड बुक हो गया, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, द साइकोलॉजी ऑफ वांट इंटरस्टैंड एटीट्यूड्स की बात हो रही है। तो ये सारे आपके जो है थॉर्नडाइक के बुक हैं। और इनका जो प्रमुख योगदान जान लेते हैं। इनका प्रमुख योगदान पशु व्यवहार और अधिक प्रक्रिया के क्षेत्र में किया गया है। पशु मनोवैज्ञानिक, पशु व्यवहार की बात होती है। इन्होंने बिल्ली, कुत्ते, मुर्गी, विभिन्न प्रकार के बॉक्स के द्वारा प्रयोग किए हैं। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के 15 बॉक्स, कुत्ते के लिए 9 बॉक्स और मुर्गियों के लिए 3 बॉक्स जो है तैयार किए गए थे। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एवं प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाते हैं। प्रश्न आ गया कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तब आपका जवाब होना चाहिए थॉर्नडाइक होना चाहिए। प्रथम मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो भी आपके एडवर्ड थॉर्नडाइक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि मनोविज्ञान से संबंधित शोधों में पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। और इन्होंने एसआर का सिद्धांत दिया और अधिगम का सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया है। इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। और इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में 3 मुख्य और 5 गौण नियम कौन कौन से दिए हैं वो भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। और इन पर महात्मा गांधी के बारे में भी जान लीजिए, विचारक हैं। महात्मा गांधी विचारक है, जो अक्सर इनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है। मूल निवासी भारतीय, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। बेसिक शिक्षा पर इन्होंने जोर देते हैं। इन्होंने शिक्षा का अर्थ बालक अथवा मनुष्य का आत्मा, शरीर और बुद्धि का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास बताया है। किन्होंने बताया? महात्मा गांधी जी ने बताया। ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब बात आती है आपके अगले। अब आपका जो अगला सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगला सिद्धांत है, सभी लोग जानते समझते हैं कि अगला सिद्धांत और भी आपका क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगला जो सिद्धांत है वह आपके जीन पियाजे जी का है। जीन पियाजे जी मूल निवासी स्विट्जरलैंड के हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ। मृत्यु 16 सितंबर 1980 की हुई है। जीन पियाजे जी के 4 महत्वपूर्ण स्तर हैं जो हम बात करेंगे। इनकी प्रमुख पुस्तकें भी है आपका, तो ये पुस्तकें भी आपका इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है। द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, जजमेंट एंड रीजनिंग द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी, मोर जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं। और इनका योगदान क्या है, जीन पियाजे जी का योगदान क्या है दोस्तों? तो आज तक जो है हमने देखा कि ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जितने भी शोध हुए हैं उनमें सबसे अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित सिद्धांत किनका माना जाता है? जीन पियाजे जी का ही माना जाता है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे जी ने दिया। इसमें आत्मकेंद्रिता, बौद्धिक विकास के स्कीमा जो शब्द आता है, स्कीमा का सिद्धांत किसने दिया? स्कीमा से वर्ग 3 में पूछा ही गया है, पिछली बार भी पूछा गया। स्कीमा शब्द से जरूर आता है, तो स्कीमा का नाम आए तो मतलब जीन पियाजे जी, यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आत्मकेंद्र की बात होगी, यानी ज्ञानात्मक विकास है तो 4 अवस्थाओं में जीन पियाजे ने परिचित कराया। पहला होता है संवेगात्मक या संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संप्रात्मक अवस्था
2 से लेकर 7 वर्ष तक की। तीसरी होती मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 12 वर्ष, और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती 12 से लेकर 15 या 16 वर्ष तक की अवस्था होती। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है जो जीन पियाजे जी हैं, इनका जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाता है। अब बात आती है ईपी पावलोव की। पावलोव जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, इनके बारे में जान लेते हैं। मूल निवासी पावलोव कहाँ के हैं? तो रूस के निवासी हैं। इनका जन्म जो है 26 सितंबर 1848 को हुआ, मृत्यु 20 फरवरी 1936 को हुई। इनका कार्यक्षेत्र क्या है? मिलिट्री मेडिकल अकादमी में इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में थे। और इनके प्रमुख जो पुस्तकें हैं, द एक्सपेरिमेंटल फिजिकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स, जिन्होंने 1904 में अपनी पुस्तक दी, और इनको जो नोबेल पुरस्कार 1904 में प्राप्त हुआ था। प्रमुख प्रयोग इनको ने डॉग अर्थात कुत्ते पर प्रयोग किया है, और मूल पाचन क्रिया पर इन्होंने प्रयोग किया। तो पाचन क्रिया पर अगर आता है तो आपको एक ही मनोवैज्ञानिक का स्मरण करना है, और ईपी पावलोव हैं। पावलोव की अगर बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं, इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में जाकर प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी लुडविग से शिक्षा प्राप्त की थी, और इनके सिद्धांत CRCC सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो प्रमुख योगदान है वह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में है। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी की बात हो रही है, व्यवहार रूपांतरण सिद्धांत, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी की बात हो रही है। पावलोव के अधिगम के सिद्धांत को प्रयोगात्मक स्नायु विज्ञान का सिद्धांत में किया जाता है। अगर स्नायु विज्ञान का सिद्धांत है तो पावलोव का जिक्र करना है, ठीक है। और ये सभी लोग जानते हैं। अगर पावलोव की बात करते हैं, पहली स्थिति इनमें आती है अनुबंधन। अनुबंधन के पूर्व क्या होता है? भोजन। अनुबंधन जिसको हम UCS बोलते हैं स्वाभाविक प्राकृतिक उद्दीपक होता है। लार आना यहाँ पे क्या हो गया? अनानुबंधन कहलाता है, जो स्वाभाविक प्राकृतिक अनुक्रिया होगा। उद्दीपक मतलब प्रकट होना, अनुक्रिया मतलब अंदर की चीज़ें होना, यानी आप क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अनुक्रिया क्या दे रहे हैं। फिर द्वितीय स्थिति आती है अनुबंधन के समय क्या होता है? जब भोजन अर्थात जब भोजन प्राप्त होता है तो घंटी अनुबंधित उद्दीपक होती, घंटी बजाया जाता है। भाई घंटी बजाते हैं, इसके बाद भोजन देते हैं, तो कुत्ते को क्या होता है कि जैसे घंटी बजती उसके मुंह से लार आएगा, मतलब उसको पता हो जाता है कि घंटी बजी कि मुझे भोजन मिलेगा। जैसे बच्चों क्या घंटी बजी कि उनको पता है कि छुट्टी होगा, जल्दी से देख लेते हैं प्यूनको की घंटी बजाने जा रहे हैं, तो बैग जो उनका बंद होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे सिद्धांत भी ये कह रहा है, जो आपका ये सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, ऐसा ये घंटी बांध दिया गया था कमरे में, और घंटी बजाने के बाद भोजन दिया जाता था। तो क्या हुआ? घंटी जैसे बजती थी कुत्ते के मुंह में लार आ जाता था कि बस भोजन मिलने वाला। तो वही द्वितीय स्थिति आती। भोजन जब मिलता है तो घंटी अनानुबंधित उद्दीपक कहलाएगा, जो घंटी बजती उसको CS कहते हैं। प्लस भोजन जो है अनानुबंधित स्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। लार आना यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनानुबंधित या स्वाभाविक प्राकृतिक अनुक्रिया। तो लार आना अनुक्रिया और भोजन उद्दीपक, ये चीज़ें ध्यान देना है। अनुक्रिया में लार आना, भोजन में उद्दीपक। तृतीय स्थिति अनुबंधन के बाद क्या होती है? भोजन, घंटी बजाना अनानुबंधित उद्दीपक होता है। तो घंटी बजाना कौन सा होगा? अनुबंधित उद्दीपक कहला जाएगा। और लार आना अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया। तो लार आने में सभी भी अनुक्रिया होगी, ठीक है। तो अनुबंधित और प्राकृतिक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले जो लार आती है वो प्राकृतिक अनुक्रिया होगी, लेकिन जब अनुबंधन के बाद जब भोजन आ जाता है तब वह क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना है। पावलोव के बारे में पिछले जो प्रश्न अब देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। पावलोव के अनुसार अधिग्रहण का बड़ा हिस्सा बाद की अवधि के दौरान होता है, यह कथन गलत है। तो यह एमपीटेट वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है कि पावलोव के अनुसार अधिग्रहण का बड़ा हिस्सा जो है बाद की अवधि के दौरान होता है, और यह कथन गलत है। यह एमपीटेट 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना होता है, ये यूपी टेट से आया हुआ है। अब देखिए सिद्धांत से संबंधित कुछ नियम है। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन की बात करेंगे। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि किसी क्रिया को बार बार करने पर वह स्वभाव में आ जाता है और हमारे व्यक्तित्व का स्थायी अंग बन जाता है। इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। और इस पर पूछा गया था कि इसी प्रकार वाटसन ने भी सबसे पहले बालक को खरगोश से डराया, फिर बिल्ली से डराया, फिर अन्य सफ़ेद रोएं
दार जो वस्तुएं होती उनसे डराया। ठीक है, तो ये पूछा गया था आपके रीट एग्जाम में। दूसरा सिद्धांत होता है व्यवधान का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार अनुबंधन की स्थापना के लिए क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो व्यवधान उत्पन्न होता है। ठीक है, अब पलाव की बात करते हैं। ईपी पलाव में जो है पिछली बार क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान दीजिएगा। तो पलाव के अनुसार प्रकाश या घंटी अनुकूलित अनुक्रिया होती है। कोई प्रकाश या घंटी बजेगी तो अनुकूलित अनुक्रिया होगी। इसके प्रतिक्रिया अनुकूलित उद्दीपक कहलाती है। ये एमपीटीईटी में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्या संभावित प्रश्न है कि पलाव ने अपने पालतू कुत्ते पर प्रयोग किया। उसने एक ध्वनि रहित कक्ष तैयार कराया तथा कुत्ते को भूखा रखकर प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया। भूखा रखकर किया था, तभी तो वह आरंभ समझ पाएगा कि घंटी बजने के बाद भोजन मिलेगा, इसलिए उसे भूखा बांध दिया गया था। ठीक है, और क्या इनके सिद्धांत के क्या नाम से जाना जाता है, इनका अनानुबंधित सिद्धांत, प्रतिवादी, टाइप अनुबंधन, क्लासिकल सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन, प्राचीन अनुबंधन, ये ईपी पलाव के सिद्धांत है। वास्तव में अनुबंधन का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत होता है तथा इस अनुबंधन की क्रिया में उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंध द्वारा सीखने पर भी बल दिया जाता है। और एमपीटीईटी 2018 में पूछा गया था कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में एक शरीर शास्त्री ईपी पलाव ने किया था। किस सिद्धांत का प्रतिपादन, शास्त्रीय अनुकूलन, क्लासिकल, प्रतिवादी, अनुबंधित, ये सारे अगर पूछे जाते हैं तो उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि यह सिद्धांत क्या व्याख्या करता है। इन्होंने विद्वानों ने कुछ लिखा है कि अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया करने से होता है। अर्थात किसी काले रंग की वस्तु को देखकर बालक का डर जाना और गोलगप्पे की दुकान देखकर लड़की के मुंह में पानी भर आना, ये एग्जाम्पल है। पिछली बार वर्ग 3 में क्या पूछा गया कि एक प्राणी को अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए अनुबंधित किया गया। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद जब अनुबंधित उद्दीपक के समान दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तब वह सामान्यीकृत के रूप में जाना जाता है, और यही प्रश्न पूछा गया था। अर्थात धीरे धीरे यह स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, क्रिया बन जाती है। और एक और उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तोताराम कहने से चिढ़ता है, तो कोई भगत जी कहने से, तो कोई जलेबी की बात से। ऐसा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि चिढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी याद आते ही उसे दुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार ईपी पलाव में घंटी बजते ही उसे भूख का अनुभव होता है, यानी उस शब्द में स्मरण मात्र से वह दुख पुनः उठ जाता है और व्यक्ति चिढ़ने लगता है। तो ये सब अचानक ही नहीं होता है, बल्कि इस तरह की भावनाएं धीरे धीरे मन में जो है घर ले लेती हैं, और वही आपका सिद्धांत है। अर्थात यह उदाहरण से क्या पता चलता है कि जिस सिद्धांत का प्रतिपादन होता है उसका मूल आधार व्यक्ति का परिस्थिति सापेक्ष व्यवहार होता है। ये चीज़ें आपको समझना है। ठीक है, आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कुछ चीज़ें हैं और नोट कर लीजिए। ठीक है, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने ये चीज़ तो बता ही दी है कि सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में रूसी शास्त्री ईपी पलाव ने किया था। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटा आज बता दिया आप लोगों को। कल जो है दो और मनोवैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। वुडवर्थ हो गए, जॉन डेवी हो गए, ठीक है, फ्रॉवेल हो गए, अक्सर जो पूछे जाते हैं, अल्बर्ट ब्रूनर, सिगमंड फ्रॉयड, ये सारे की बात करेंगे डिटेल से। और इसके बाद जो है आपके जो पिछले ईयर में पूछे गए थे वो प्रश्न करेंगे, और इनसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कल हम करेंगे। इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें आपको याद करना है, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछे जाएंगी और कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो कल की क्लास में पूरा डिटेल के साथ आएगा। तो सभी लोग समझिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, और सभी जो है रिकॉर्डेड क्लासेज आपको लेक्चर मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कीजिए। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।